हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 का आज के इस बेहतरीन सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, पिछले पार्ट के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा पिछले सेशन के अंदर, जो बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही लाजवाब रहा। आज उसी सीक्वेंस को जारी रखते हुए अपने पास में एक टॉपिक का वंशागति के आणविक आधार, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर इस चैप्टर का हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, और वो भी टॉप एमसीक्यूज के माध्यम से। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आज का सेशन, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर से किस प्रकार के एमसीक्यूज बन सकते हैं और वो एग्जाम में किस प्रकार हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, उन सारी बातों को जानने के लिए टॉप एमसीक्यूज की इस बेहतरीन सीरीज में एक बार सभी मेरे एनर्जी पाउच का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सेशन को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना नहीं भूलना है। हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए अपना ये बेहतरीन सा कारवा, जिसमें हर एक विद्यार्थी को शानदार सा लाभ मिल सके, और वो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में यदि पार्टिसिपेट कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला ये अपना सेशन और ये अपना चैनल काम कर रहा है। बच्चों, आज के इस बेहतरीन सेशन में हम शुरुआत कर देते हैं धमाकेदार क्लास की, और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। देखो क्या कहना चाहता है, टीआरएनए किस लूप की सहायता से राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जुड़ता है। मैं कहता हूं इतना शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। बिल्कुल, यदि आपने एनसीईआरटी को डीप पढ़ लिया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हर एक लाडले का आने वाला है। डीएचयू बुझा होगा, टीवाईसी बुझा होगा। बेटा ध्यान देना, मैं थोड़ा सा यहां पर चेंज कर देता हूं इस ऑप्शन को। ये टीवाईसी बुझा नहीं है बच्चा, ये टीवाईसी बुझा नहीं है। यहां पर मेरे लाडलों को पढ़ना है टीसाईसी बुझा। कौन सी लूप पढ़ोगे? टीसाईसी बुझा पढ़ोगे। ठीक है सर जी, पढ़ लेंगे। अब क्या कह रहा है कि 3 नंबर ऑप्शन में एंटीकोडोन लूप होगा, और 4 नंबर में कह रहा है कि माइनर लूप होगा। ये 4 ऑप्शन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर और पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर दो एक राइट आंसर के साथ में। बिल्कुल 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 प्रयास कीजिए। आप यहां किसको लॉक करने वाले हैं? टी आरएनए किस लूप की सहायता से राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जुड़ता है? बिल्कुल, देखो काम की बात कर लेते हैं। जब राइबोसोम की बात करेंगे तो अपने पास में 2 प्रकार का राइबोसोम ध्यान में आ जाएगा, 70S प्रकार का और 80S प्रकार का। देखो बेटा ध्यान रखना, बहुत ही काम की चीज बता देता हूं, यहां आपके काम आने वाली बात है। देखो इस प्रकार से जब मैं 70S प्रकार के राइबोसोम की बात करता हूं तो पहला पॉइंट तो आपको यह पकड़ना कि 70S प्रकार का राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। कौन सी कोशिका के अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। इसके अलावा थोड़ा सा डीप जाना चाहूं तो बच्चों याद रखना, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है। बिल्कुल सर जी, समझ में आ गई ये बात तो कि 70S प्रकार का राइबोसोम कहां पर पाया जाता है। अब देखो मैंने यहां पर लिखा 50S और लाडले यहां पर लिखा 30S। ये दोनों इसकी क्या है? उप इकाइयां हैं। यानी कैसी यूनिट है सर जी? ये इसकी सब यूनिट है बच्चा। कैसी यूनिट है? सब यूनिट। अब देखो यहां पर लिखा मैंने 80S, और 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कौन सी कोशिका में? यूकैरियोटिक। इसकी यूनिट होती है 60S और 40S। बिल्कुल समझ में आया। अब अगला हमें क्या कहना चाहता है कि जो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई है, जैसे देखो सच एज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 50S, और ये टीआरएनए के किस लूप के साथ में जुड़ती है? अब तो करेक्ट आंसर दे दो। मैं बहुत सारी हिंट दे चुका हूं मेरे लाडलों को, यहां पर आप किसको लॉक करने वाले। यानी इस टॉपिक की बहुत ही शानदार सी कड़ी और बहुत ही शानदार सा यहां पर कंटेंट आपके सामने रहा। इसका करेक्ट आंसर अपने पास में 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात वो किसके साथ में जुड़ जाएगा? टीसाईसी लूप के साथ में जुड़ जाएगा। बच्चों थोड़ा सा यदि मैं इसमें डीप जाना चाहूं तो देखो आपको बता देता हूं मैं, जब मैं टीआरएनए लूप की बात करूं तो लाडले ध्यान देना, इस प्रकार से टीआरएनए की संरचना की बात कर लेते हैं। बहुत ही हल्का फुल्का सा डायग्राम बनाते हैं और आपको समझ में आ जाएगा टीआरएनए की संरचना कैसी होती है। ठीक है ना? इस प्रकार से इसके अंदर भुजाएं पाई जाती हैं, और इन भुजाओं के माध्यम से देखो समझो, ये अपने पास में ये इसकी भुजाएं हैं। ठीक है ना? अब काम की बात सुन लो, ये इसके अतिरिक्त भुजा है, ये इसकी डीएचयू भुजा है, डीएचयू भुजा है, ये इसकी टीसाईसी भुजा है, ये इसका एंटीकोडोन वाला भाग है। कौन सा भाग है भाई? एंटीकोडोन वाला भाग है, और यहां पर अपने पास में कोडोन वाला भाग है। ठीक है ना? यहां पर अपने पास में 5 एंड 3 एंड हो जाएगा, सीसीए यहां पर जुड़ा होता है। ये जो संरचना देख पा रहे हो आप टीआरएनए की संरचना है, स्थानांतरण आरएनए की संरचना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अच्छे से रीड आउट करने के बाद में यहां पर आपको जाना है। देखो क्या कहता है, टीआरएनए अणु की त्रिआयामी संरचना होती है। एल आकृति की,
एस आकृति की, वाई आकृति की, या फिर ई आकृति की? बिल्कुल, यदि आपने टीआरएनए के बारे में पढ़ लिया तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर देना बच्चा। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूब, लाजवाब, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है भाई। देखो सही है, देखो टीआरएनए की बात करते हैं। टीआरएनए को स्थानांतरण आरएनए के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? स्थानांतरण आरएनए के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सर जानते हैं। इसको हम ट्रांसफर आरएनए के नाम से भी जानते हैं। सर जी ये भी पढ़ लेंगे हम, किसके नाम से जानते हैं? ट्रांसफर आरएनए के नाम से। बच्चों इसको एनसीईआरटी कहती है अंतरण आरएनए के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल किसके नाम से जानते हैं? अंतरण। सर जी इसको अनुकूलक के नाम से भी जानते हैं, हमने कहीं पढ़ा है। बिल्कुल मेरे लाडले, इसको अनुकूलक आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छे। सर जी इसको एस आरएनए के नाम से भी जानते हैं। सर जी एस का क्या मतलब है? तो बेटा यहां पर है इसका सोल्यूबल, यानी इसको कैसा आरएनए कहा जाता है? विलयशील आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। ये इतने सारे इसके उपनाम होते हैं। रट्टा लगा लोगे ना? बिल्कुल रट्टा लगाना है। जब मैं इसकी संरचना की बात करता हूं तो इसकी आकृति 1 नंबर ऑप्शन, यानी इसकी आकृति कैसी दिखाई देती है? एल शेप्ड दिखाई देती है। और एनसीईआरटी क्या लिखती है इसकी आकृति के बारे में? आप ऐसे लिख सकते हो क्लोवर। और क्लोवर की बात करें तो एनसीईआरटी क्लोवर को एक शब्द देती है तिप्तिया। क्या नाम लिखती है? तिप्तिया। तो इसकी संरचना जो होती है वो क्लोवर लीफ के समान होती है। किसके समान होती है? क्लोवर लीफ के समान होती है। इसलिए इस मॉडल को क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो डेफिनेटली यहां पर अपने पास में करेक्ट आंसर आ गया 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है ना? अब देखो कड़ी को आगे बढ़ा देते हैं और एक शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। मेरे लाडले क्या कहना चाहता है? ट्रांसक्रिप्शन के दौरान उस डीएनए स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसको किसके नाम से जानते हैं? बोलो अच्छा क्वेश्चन है या नहीं? बताओ मेरे को, है या नहीं? अगला कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। देखो बेटा याद रखना, थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूं आपके सामने। जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए से किसका निर्माण होता है? डीएनए का निर्माण होता है। तो मेरे लाडले उस प्रोसेस को किसके नाम से जानते हैं? रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। जानते हैं या नहीं जानते? सर जी बिल्कुल जानते हैं। अब जब इस डीआरएनए से मेरे लाडले निर्माण कर दूंगा मैं किसका? एमआरएनए का, तो उसको किसके नाम से जानते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से जानते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। अर्थात किसके नाम से जानते हैं? दो करेक्ट आंसर। ट्रांसक्रिप्शन को किसके नाम से जानते हैं? तो मेरे लाडले सारे ध्यान रखेंगे, उसको अनुलेखन के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? अब देखो कहानी क्या बनती है। जब मैं एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण कर दूं, किसका निर्माण कर दूं? प्रोटीन को, तो देखो यहां पर अपने पास में जो प्रोसेस हो जाएगी उसको हम किसके नाम से जानेंगे? ट्रांसलेशन के नाम से जानेंगे, अनुवादन के नाम से जानेंगे बच्चों। किसके नाम से जानेंगे? अनुवादन। इसको आप रूपांतरण भी कह सकते हैं, आप इसको स्थानांतरण भी कह सकते हैं। चलो सर जी ये तो हमें समझ में आया। आई बात समझ में? और मेरे लाडले इस सिद्धांत को किसके नाम से जानते हैं? तो आप बताने वाले हैं इसको सेंट्रल डोगमा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कौन से सिद्धांत के नाम से जानते हैं? सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। सर जी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूब। बिल्कुल किसके नाम से जानते हैं? सेंट्रल डोगमा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब सारे बच्चे आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि सेंट्रल डोगमा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये बात आपको मेरे को बतानी है। अब मैं कहानी को आगे बढ़ा देता हूं। भाई हो गया, देखो यहां पर हो रहा है अपने पास में, क्या हो रहा है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो डीएनए स्थल, तो मैंने यहां पर कोई डीएनए ले रहा हूं, ठीक है ना बच्चा? तो देखो डीएनए स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसे किसके नाम से जानते हैं? उन्नायक के नाम से, नियामक के नाम से, ग्राही के नाम से, या फिर वर्धीकरण के नाम से, सहवर्धीकरण के नाम से? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो भाई, शाबाश। अनुलेखन की प्रक्रिया कर रहे हैं हम। सर जी बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, हम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर देने वाले हैं। देखो क्या होगा मेरे लाडले, जैसे मैं यहाँ पर कोई डीएनए की सीक्वेंस आपके सामने बना देता हूँ, इस प्रकार से डीएनए, आगे बात समझ में? ये आपके सामने डीएनए है, ये इसका 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है, और ये इसका देखो अब कौन सा आ जाएगा अपने पास में? ये आया साहब इसका 5 एंड। देखो ये अपने पास में आ गया इसका 5 एंड, और ये हो गया 3 एंड। तो बच्चों याद रखना, ये जो इसका आपको याद क्या करना है, इस पॉइंट को पकड़ लेना। इसका जो 3 एंड वाला भाग होता है यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ जाता है।
और बच्चों इसमें इसका क्या पाया जाता है, उन्नायक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उन्नायक यानी प्रोमोटर पाया जाता है। और मेरे लाडले याद रखना वो किस कारक के माध्यम से जुड़ जाएगा, सिग्मा कारक के माध्यम से जुड़ जाएगा। तो यहां पर बच्चों करेक्ट आंसर अपने पास में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो क्या कहना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्लों के क्रम का निर्धारण किसके द्वारा होता है। इतना अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल एक खुराक बनने वाला। बच्चा क्या कहना चाहता है कि जब प्रोटीन संश्लेषण हम करते हैं तो वहां पर एमिनो एसिड के क्रम यानी सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड ये डिसाइड कौन करेगा। तो यहां पर टीआरएनए करेगा, एमआरएनए करेगा, सीडीएनए करेगा, आरआरएनए करेगा। बिल्कुल, यदि आपने प्रोटीन संश्लेषण प्रोसेस को पढ़ा है या आपने अनुवादन प्रोसेस को पढ़ा है तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर मेरे हर एक बच्चे का आने वाला है। शाबाश, दीजिए करेक्ट आंसर, शाबाश। प्रयास करना नहीं छोड़ना है, प्रयास करना है। बिल्कुल बच्चों देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा सीधा कौन से ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, 2 नंबर ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। यहां पर करेक्ट आंसर निकल के आएगा एमआरएनए। क्या निकल के आएगा, एमआरएनए निकल करके आएगा, यानी संदेशवाहक आरएनए। देखो इसको किसके नाम से जानते हैं सर जी, तो इसको संदेशवाहक आरएनए के नाम से जानते हैं, इसको मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मैसेंजर आरएनए के नाम से भी जानते हैं। बच्चों इस संदेशवाहक आरएनए को एनसीईआरटी दूत आरएनए कहती है। कौन सा आरएनए कहती है, दूत आरएनए कहती है, जो बिल्कुल क्या काम करता है, एमिनो एसिड के सीक्वेंस को क्या करता है, निर्धारित करने का काम करता है। ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। अब एक इतना शानदार सा क्वेश्चन है जो कंपटीशन की दृष्टि से तो मैं कहता हूं कि रामबाण साबित होने वाला है, बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। हालांकि हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन के बारे में विचार नहीं किया जाए, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा क्योंकि ये थोड़ा सा डीप चला गया मैं इस क्वेश्चन को बनाने में। देखो एक एंजाइम, एक जीन, एक एंजाइम परिकल्पना प्रस्तावित की थी फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने, हर्षेवत चेज ने, गेरोड ने या फिर बीडलवेट टोटम ने। टोटम नहीं पढ़ करके आप टेटम पढ़ोगे तो बहुत ही सही रहेगा। ये ऑप्शन आपके सामने बच्चा, बताओ मैं किस ऑप्शन के पास में चला जाऊं। एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना देने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो बिल्कुल आपको याद ही रखना है, इसको रट्टा लगा लेना है, कभी नहीं भूलना है बच्चों। कंपटीशन वाले बच्चे यदि भूल जाएंगे तो गलती कर जाएंगे। बीडलवर्ट टेटम था जिन्होंने एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। अब देखो मेरे लाडले आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक धमाका, देखो बी डीएनए के एक पूर्ण कुंडलन की लंबाई बताइए। देखो बेटा यहां पर आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर करवाने वाला हूं। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जब वॉटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिक डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन करते हैं तो बच्चों वो किस प्रकार का डीएनए था। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्लियर याद रखना है कि वो डीएनए कैसा डीएनए था। देखो बी डीएनए था। 1 मिनट के लिए देखो हम चर्चा कर लेते हैं आपके सामने। ये जो आप संरचना देख पा रहे हो, जैसे मान लेते हैं ये अपने पास में डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए है। आई बात समझ में। जैसे देखो हम बात कर लेते हैं, ये इसका 5 एंड सिरा है, ये इसका 3 एंड सिरा है। ठीक है सर जी, हमें समझ में आया थोड़ा बहुत। अब देखो ये 3 एंड हो गया और ये इसका 5 एंड हो गया। अब देखो कहना क्या चाहता है, एक पूरे कुंडलन की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है, पूरे कुंडलन की बात कर रहा है। तो देखो हम थोड़ी सी यहां पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। लाडले जैसे मैंने लिखा एडिनिन, जैसे मैंने लिख दिया गवानिन, जैसे मैंने लिख दिया साइटोसिन, जैसे लिख दिया मैंने थाइमिन, जैसे लिख दिया मैंने यहां पर साइटोसिन, जैसे मैंने लिख दिया एडिनिन, और ये थाइमिन, ये गवानिन, और ये साइटोसिन, ये एडिनिन। ये मैंने कुछ नाइट्रोजनी क्षारक दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चा। अब देखो क्या कहना चाहता है, बात को पकड़ लेना। अब मैं थोड़ी सी बात यहां पर एक अलग ही मतलब चिन्ह से समझा देता हूं, आपको समझ में आए। बहुत अच्छा है पॉइंट ये। क्या कहना चाहता है, कौन कौन सा बंध किस प्रकार से पाया जाता है। देखो एडिनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ में द्विबंध बनाता है, और गवानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ में त्रिहाइड्रोजन बंध बनाता है। तो देखो अब यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर अपने पास में G हो जाएगा, यहां अपने पास में A हो जाएगा, यहां अपने पास में फिर से G हो जाएगा, यहां अपने पास में T हो जाएगा, और लाडले A हो जाएगा, और लाडले C हो जाएगा, G हो जाएगा, और अपने पास में T हो जाएगा। आगे बात समझ में। ये छोटा सा मैंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बना दिया। अब बच्चों आपको एक पॉइंट पकड़ लेना है, जब जब बात किया जाए एक डीएनए के एक कुंडलन की, तो देखो एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनी क्षारक आते हैं। एक पॉइंट तो आपको यह पकड़ लेना है, क्या होता है एक कुंडलन में
एक कुंडलन में 10 BP आ जाते हैं, ठीक है ना, 10 बेस पेयर आ जाते हैं, 10 नाइट्रोजनी क्षारक आ जाते हैं। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, जब मैं कुंडलन की पूरी बात करूं, देखो ये पूरा का पूरा एक कुंडलन हो गया जिसकी जो लंबाई है, यदि उसकी बात करते हैं, बहुत अच्छे से पकड़ना है, इस पॉइंट को कहीं नहीं भूल जाना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। यहां पर हम यदि बात करेंगे तो 3.4 नैनोमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3.4 नैनोमीटर, या मेरे लाडले इसको क्या कह सकते हैं, 34 एंगस्ट्रम कह सकते हैं। ठीक है सर जी, ये तो हमें समझ में आया। और एक क्षार युग्म, देखो क्षार युग्म के बीच की दूरी की बात करें तो 0.34 नैनोमीटर हो सकता है, या फिर देखो 3.4 एंगस्ट्रम हो सकता है। ये आपको याद करना है। अगले ने पूरे कुंडलन की बात की, तो बच्चा यहां पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सर जी थोड़ा और कुछ बता दो, तो देखो इसके व्यास की बात करें, ये इसका व्यास है वो जो 20 एंगस्ट्रम होता है, या फिर क्या लिखोगे 0.2, देखो क्या होता है 0.2 नैनोमीटर होता है। ठीक है ना, तो ये था अपने पास में वॉटसन व क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको किसके नाम से जानते हैं, BDNA के नाम से जानते हैं। इसके लिए 1953 में वॉटसन तथा क्रिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी खोपड़ी में अच्छे से बैठ गया होगा। अब देखो कड़ी को आगे बढ़ा देता हूं। उस कोशिका में कौन सा या कौन से एंजाइम उत्पन्न होंगे या होगा जिसके, देखो जिसके लेक वाई जीन निरर्थक उत्परिवर्तन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सारे बच्चों को देना है। और बेटा ये लेक ओपेरोन मॉडल से क्वेश्चन बनाया गया, उठाया गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और समझना है। देखो लेक्टोज परिमेज और ट्रांस एसिटिलेज हो जाएगा, बीटा ग्लिक्टोसाइडेज हो जाएगा, लेक्टोज परिमेज हो जाएगा, या फिर केटेलेज हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके सामने है। यहां आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? बेटा पॉइंट ये पकड़ना है कि वाई जीन जो है ना वो निरर्थक उत्परिवर्तन है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई सार्थक नहीं है। तो बिल्कुल यहां कंफ्यूज करने के लिए डाला है कि जैसे वाई दिखेगा ना बेटा, देखो एक तो होता है अपने पास में संरचनात्मक जीन की जब बात करता हूं तो 3 प्रकार की संरचनात्मक जीन यहां पर देखने को मिलती है। एक होती है जेड, एक होती है वाई, और एक होती है बच्चा ए। ये जो जेड होती है ना, ये बीटा ग्लिक्टोसाइडेज को बनाती है। किसको बनाती है? बीटा ग्लिक्टोसाइडेज को। ठीक है सर जी, ये तो हमें समझ में आया। किसको बनाती है? बीटा ग्लिक्टोसाइडेज को बनाने का काम करती है। ठीक है, और ये जो वाई जीन है ना, ये किसको बनाने का काम करती है? परिमेज एंजाइम को बनाने का काम करती है। ठीक है सर जी, ये भी हमें समझ में आया। और ये जो ए होता है ना बेटा, ये ट्रांस एसिटिलेज को बनाने का काम करता है। ठीक है सर जी, किसको बनाने का काम करता है? ट्रांस एसिटाइलेज को बनाने का काम करता है। अब इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि वाई जीन तो गायब है, वाई जीन गायब की बात कर रहा है, इसका मतलब यहां पर अपने पास में कौन आ जाएगा? बीटा ग्लिक्टोसाइडेज आ जाएगा। करेक्ट आंसर देना नहीं भूलना है, 2 नंबर ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन कितना शानदार सा प्रश्न आपके सामने है। एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने रखा। देखो हम बात करना चाहेंगे, इस प्रकार से आपके सामने डीएनए का टुकड़ा था, ये आपके सामने डीएनए का टुकड़ा है। इस डीएनए के हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट लगा दी। देखो बच्चा याद रखना, प्रतिबंधन एंजाइम की यदि मैं बात करूं, और जब 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 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात किया जाएगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो डीएनए के एक विशिष्ट सीक्वेंस पर काटने का काम करता है, एक विशिष्ट अनुक्रम पर काटने का काम करता है, और उसको बच्चों पेलिंड्रोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेलिंड्रोम के नाम से जानते हैं। सर जी ये तो हमें पता चल गया पेलिंड्रोम के नाम से। जैसे देखो पेलिंड्रोम का मतलब हम क्या कहते हैं, जब एनसीईआरटी कहती है पेलिंड्रोम शब्द ले लूं मैं, तो देखो यहां पर मैंने एक शब्द उठाया मलयालम, यानी इसको इधर से पढ़े तो भी मलयालम बनेगा और इधर से पढ़े तो भी मलयालम बनेगा। तो सर जी इसका डीएनए पेलिंड्रोम के साथ में क्या संबंध है? तो देखो जब ये इसकी खोज कर लेता है, इसकी पहचान कर लेता है, तो इसको मिलता है GAATTC। आगे बात समझ में? अब देखो जैसे मैंने कह दिया इसका 5 एंड छोर है, ये इसका 3 एंड छोर है। एक तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे काम करता है। अब बच्चा जैसे मैं बना देता हूं, यहां पर अपने पास में C बनेगा,
टी टी बनेगा, ए बनेगा, जी बनेगा। तो देखो अब अपने पास में ये तो 3 एंड हो गया और ये अपने पास में 5 एंड हो गया। अब देखो पढ़ो इसको, GAATTC हमने कौन से छोर की ओर पढ़ा, 5 एंड से 3 एंड। तो नीचे वाले को भी वही पढ़ो 5 एंड से 3 एंड। तो देखो मैं ऐसे पढ़ूंगा इसको, GAATTC। बताओ एक ही शब्द बना या नहीं बना? सर जी बिल्कुल बना। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी कहता कि ठीक है इसके माध्यम से हमने डीएनए के टुकड़े कर दिए, जैसे ये डीएनए के टुकड़े कर लिए हमने। आगे बात समझ में? ये कह रहा कि जब डीएनए के टुकड़े हो जाते हैं, पीसीज बन जाते हैं, फ्रेगमेंट सेगमेंट बन जाते हैं, उनको हम किसके द्वारा अलग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रतिबंधन एंजाइम, अपकेंद्रीकरण विधि, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया मतलब पीसीआर, या फिर विद्युत संचालन, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और विद्युत संचलन की नाम लिखना होता तो ये इसको लिखना था जेल विद्युत संचलन, ठीक है ना, या विद्युत जेल संचलन के द्वारा। बताओ तो किसके द्वारा इसको पृथक करेंगे? शाबाश, बहुत अच्छे। यदि इस चैप्टर को थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर ये पढ़ लिया तो इसका करेक्ट आंसर आप देने वाले हैं बेटा। बिल्कुल यहां पर हम किसको काम में लेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि को काम में लेंगे। कौन सी विधि को काम में लेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि को काम में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? देखो, मानव जीनोम के गुणों को ध्यान में रखते हुए रॉन्ग स्टेटमेंट को छांटिए। जो यहां पर गलत कथन दिया गया उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। क्या कहना चाहता है? मानव जीनोम में 3164.7 मिलियन नाइट्रोजनी क्षार युग्म होते हैं। मानव जीनोम में 30,000 जीन्स होते हैं। वाई क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा जीन होते हैं और 1.4 मिलियन स्थल एसएनपीएस से संबंधित होते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन से संबंधित होते हैं। दो करेक्ट आंसर। यहां कौन सा गलत लग रहा आपको? शाबाश, वेट कर रहा हूं मैं। कितने बच्चे हैं जो यहां पर करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं? बहुत ही शानदार, एनर्जी से भरे हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो लाडले। तो आ जाओ एक बार एनसीईआरटी का दर्शन करवा देता हूं। एनसीईआरटी का कैसे पोस्टमार्टम करते हैं हम अपने क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं। बिल्कुल, आप यदि राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते हैं तो बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा सिखा दिया जाएगा और आप में क्वेश्चन को हल करने की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल डेवलप हो जाएगी बच्चा। यहां इस क्वेश्चन में आपको कौन सा रॉन्ग लग रहा है? क्योंकि हम यहां पर जो है एक्सप्लेनेशन जो कर रहे हैं वो और जो डीप स्टडी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन कर रहे हैं बच्चे। देखो, यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है, पहला स्टेटमेंट राइट है, सेकंड राइट है, फोर्थ राइट है, लेकिन देखो 3 नंबर में क्या कह रहा है कि वाई क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा जीन है, जबकि हमें पता है वाई के पास में तो केवल 231 जीन पाई जाती है। सर जी केवल कितनी जीन पाई जाती है? 231। यानी इसमें तो क्या होता है बच्चों? इसमें तो सबसे कम जीन पाई जाती है, न कि सबसे ज्यादा जीन पाई जाती है। सबसे ज्यादा जीन गुणसूत्र नंबर फर्स्ट, क्रोमोसोम फर्स्ट के अंदर सबसे ज्यादा जीन पाई जाती है। गुणसूत्र 1 में सबसे ज्यादा जीन देखने को मिलती हैं। चलो चर्चा को आगे बढ़ा देता हूं। क्या कहता है? टेलर नामक वैज्ञानिक ने किस जीव पर गुणसूत्र प्रतिकृतियन की अर्धश्रृंखसी विधि सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया था। टेलर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र प्रतिकृतियन क्रोमोसोम रेप्लिकेट की कौन सी विधि की बात कर रहा है? अगला सेमी कंजर्वेटिव मेथड की बात कर रहा है, अर्धश्रृंखसी विधि की बात कर रहा है। तो बेटा किसके ऊपर प्रयोग किया? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया, या फिर ई कोली जीवाणु पर किया, या फिर विंका रोजिया पे किया, या फिर 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है विसिया फावा पर किया। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। बोलो क्या करूं यहां पर, किस ऑप्शन के साथ में जाऊं? तो देखो याद रखना एनसीईआरटी क्या कहती है। टेलर नामक वैज्ञानिक ने 1957 में, है ना, जिसको देखो क्या देखो 1957 की बात कर रहा है, तो ध्यान देना अपने पास में विसिया फावा, जिसको किसके नाम से जानते हैं? फाबा सेम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फाबा सेम। और बेटा याद रखना मेरे बच्चे, ये यूकेरियोटिक कोशिका की बात कर रहा है। यहां पर किसकी बात कर रहा है? यूकेरियोटिक कोशिका की बात कर रहा है। तो टेलर नामक वैज्ञानिक ने अर्धश्रृंखसी विधि को समझाने के लिए एक यूकेरियोटिक पादप कोशिका पर स्टडी किया, जो कौन था? विसिया फाबा था या फाबा सेम था। याद रह जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। और यहां पर एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव की यदि बात करें तो इथिडियम ब्रोमाइड को भी काम में ये लेता है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। बच्चों क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक जीन के समान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इसमें संरचनात्मक जीन के समान है। फर्स्ट ऑप्शन को हम रीड आउट करते हैं, क्या कहना चाहता है, प्रचालक यानी ओपेरोन है, या फिर पुनराणु यानी रिकोन है, या फिर उत्पाणु यानी म्यूटोन है, या फिर संपार सिस्ट्रोन है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और बात किसकी कर रहा है बच्चों, संरचनात्मक जीन की बात कर रहे हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, सीधा सीधा मेरे लाडले, एनसीईआरटी हिंदी में कहती है संपार, और जिसको किसके नाम से जानते हैं, सिस्ट्रोन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली आपको यहां पर 4 नंबर ऑप्शन का चयन करना है। अब देखो एक धमाका आपके मोबाइल के ऊपर है, जीवाणु में निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए संरचनात्मक आरएनए और राइबोजाइम दोनों की तरह कार्य करता है। 23S आरएनए, 5.8, 5S आरएनए या फिर 18S आरएनए। इसका दो करेक्ट आंसर। बिल्कुल, बहुत ही खूब, बहुत ही शानदार। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों याद रख लेना, सीधा सीधा चले जाना, अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, यानी 23S आरएनए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वासा रेप्लिकेशन फोर्क के निम्न में से कौन सा सही है। देखो ये जो आर्क दिए हुए हैं आपके सामने, फोर्क दिए हुए हैं। अब यदि आपको रेप्लिकेशन वाला ध्यान में है तो बिल्कुल यहां पर आप करेक्ट आंसर करने वाले। बेटा देखो क्या लिख रखा है अगला, ये इसका 3 एंड प्राइम है और ये इसका 5 एंड प्राइम है, ठीक है ना, और ये इसका अपने पास में 5 एंड है और ये इसका 3 एंड है। अब इसमें देखो रेप्लिकेशन का ये प्रोसेस दिखा रखा है इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, और ये इसका 3 एंड हो गया, इसमें इस प्रकार का दर्शा रखा है। देखो बच्चों इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना होगा। जब हम इसकी रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, इसकी रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखो इस प्रकार से डीएनए के दोनों रज्जु खुल जाते हैं। बोलो याद है या नहीं, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है। देखो बच्चों ये आपके पास में 5 एंड है, ये आपके पास में 3 एंड है। अब ये 3 एंड हो गया, ये अपने पास में क्या हो गया, 5 एंड हो गया। सर जी बिल्कुल इतना हमें पता है। लाडले याद रखना, जब देखो इस 3 एंड के सापेक्ष जब बनता है टुकड़ा तो वो तो क्या कैसा बनता है, सतत बनता है, बिल्कुल सतत बनता है। और देखो इधर बनने वाला टुकड़ा टुकड़ों में बनेगा ऐसे, जिसको ओकाजाकी खंड कहते हैं। देखो इस प्रकार से बनने वाले जो खंड होते हैं उनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल इसमें कौन सा डायग्राम ऐसा है जैसा हमने बनाया, तो देखो इसको यदि हम लेकर के चले तो बिल्कुल देखो अपने पास में ये का ये डायग्राम यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना। इसको यदि मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो डेफिनेटली अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से याद रखना इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या कहता है, उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए किस अतिरिक्त प्रोटीन समूह की आवश्यकता होती है। जब आप डीएनए की पैकेजिंग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर, वंशागति का आणविक आधार, इसमें बहुत ही शानदार तरीके से एक टॉपिक दिया गया है कि यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए की पैकेजिंग कैसे की जाती है। क्योंकि हम जानते हैं डीएनए की लंबाई यूकेरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो 2.244 मीटर होती है। काफी लंबाई होने के कारण से डीएनए एक सीमित जगह पर, एक लिमिट जगह पर पैक किया होता है। जिस प्रकार से किसी चीज को डब्बे में डाल देते हैं, डिब्बे में डाल देते हैं सिमेट करके, वैसे ही ये पैक किया होता है। अगला कहना चाहता है इसके लिए एक अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो कौन सी है, स्टोन प्रोटीन, एनएचसी प्रोटीन, या फिर होम्योटिक प्रोटीन, या फिर डोमेन प्रोटीन। यहां करेक्ट आंसर देना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल एक ऐसी डोज, एक ऐसी खुराक है जो बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बताओ यहां पर आप किसका चुनाव करने वाले हैं, किसका चयन करने वाले हैं, कर दो फटाफट, लोग करके दिखाओ एक धमाका। हाँ लाडले देखो यहां पर अपने पास में करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2। सर जी कैसे, देखो इसको बोलते हैं नॉन स्टोन, क्या बोलेंगे इसको, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के नाम से जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से। सर जी ये तो अब हमें याद आ गया साहब, आया नहीं याद। देखो नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का मतलब क्या होता है, तो आप यहां पर बताएंगे, इसको हिंदी में बोल देंगे गैर स्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन। क्या बोल देंगे, गैर स्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं साहब, गैर स्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो बच्चा पार्टी यहां पर आपको लॉक कर देना है 2 नंबर ऑप्शन को, ठीक है। अब मेरे बच्चे ध्यान देंगे यहां पर, मेसेल्सन तथा स्टाल नामक वैज्ञानिक के प्रयोग के अनुसार
डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर या डीएनए प्रतिलिपिकरण के केस अर्धसंरक्षी प्रकृति के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एक बार फिर से आपके सामने एक शानदार सा दमदार सा क्वेश्चन डाला है, वो बच्चा इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल दे पाएगा जिन्होंने मेसेल्सन व स्टाइल का जो प्रयोग किया था हमने उसको यदि अच्छे से पढ़ा है और सारी की सारी लाइनें उसके दिमाग में हैं, वो बच्चा बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर निकालेगा। क्या कहना चाहता है? अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन 15 का समस्थानिक कि नाइट्रोजन 15 को डीएनए तथा दूसरे यौगिकों में मिलाया जाता है। अच्छा जी, बात तो ठीक कह रहा है। अब सेकंड में कह रहा है कि N15 N14 का रेडियो सक्रियता के आधार पर अच्छा अलग किया जा सकता है। तीसरा सुनो, बाहरी तथा सामान्य डीएनए अणुओं को सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट और सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही कहने के चाहता है। और अमोनियम क्लोराइड में प्रयुक्त नाइट्रोजन 15 रेडियो एक्टिव समस्थानिक नहीं था। कौन सा यहां पर आपको रोंग लग रहा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर आप किसको लॉक करने वाले हैं? यहां कौन सा होने वाला है? तो बच्चा याद रखना, N14 और N15 को रेडियो एक्टिवता के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है। अब देखो क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पिरिमिडीन क्षारक डीएनए तथा आरएनए में नॉर्मली या कॉमनली पाया जाता है, सामान्य देखने को मिलता है। यानी आपके सामने बच्चा 4 नाइट्रोजन क्षारक है, एडेनिन है, गवानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन। सीधा सीधा सा क्वेश्चन समझो, इनमें 4 में से कौन सा है जो डीएनए में भी देखने को मिलता है और आरएनए में भी देखने को मिलता है? बस आप तो मेरे को ये बता दो। और आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, एक अपने पास में होता है प्यूरिन और दूसरा अपने पास में क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। सर जी हमें पता है ये बात, तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ में जुड़ेगा और पिरिमिडीन प्यूरिन के साथ में जुड़ेगा। और कौन सा बॉन्ड बनाते हुए? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए। जैसे देखो बात करते हैं हम, ए किसके साथ में जुड़ता है? टी के साथ में। और जी किसके साथ में जुड़ता है? सी के साथ में। अब देखो आपको कोई पॉइंट पकड़ लेना है। अजी सुनते हो टी चाहिए 1 कप। देखो एडेनिन और गवानिन की बात करें तो ये अपने पास में प्यूरिन है और अपने पास में थाइमिन, साइटोसिन और एक और होता है यूरेसिल, ये अपने पास में क्या आ जाते हैं? पिरिमिडीन होते हैं। लेकिन देखो अगला कह रहा है कि पिरिमिडीन क्षारक की बात करना, सिर्फ आपको इन 3 की बात करना है जो डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। सर जी घुमाओ मत, हमें पता चल गया आप किसकी बात करना चाह रहे हो? साइटोसिन की। साइटोसिन जो है ना वो किसके अंदर की बात करते हैं? तो साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। चलो आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा के मध्य निम्न में से कौन सा बंध पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई साहब। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहता है? जैसे देखो मैं बात कर लेता हूं आपके सामने, ये मैंने आपके सामने 5 कार्बन वाली पेंटोस शर्करा बना दी बच्चों। देखो जैसे हम बात कर लेते हैं, यहां पर अपने पास में HOH आ गया, यहां पर अपने पास में HOH आ गया, यहां पर अपने पास में HOH आ गया। यहां पर सिर्फ H को रख लेना, यहां पर सिर्फ अपने पास में किसको रख लेना? H को रख लेना। और यहां पर अपने पास में H और यहां पर अपने पास में CH2OH आ गया। ठीक है ना? अब देखो किसकी बात कर रहा है? नाइट्रोजनी क्षारक। अब नाइट्रोजनी क्षारक ये पेंटोस शर्करा होती है, इधर अपने पास में नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं। ठीक है ना? तो कौन से बंध के द्वारा जुड़ेंगे? तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, फॉस्फोएस्टर बंध के द्वारा, या फिर एन ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। आपको बताना है इस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसको किसके नाम से जानते हैं? किस ऑप्शन को लॉक करने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होने वाला है। यानी यहां पर एन ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा इन दोनों को जोड़ा जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यानी कोडोन की बात कर रहे हैं बच्चों। अच्छी तरीके से आप अपनी रफ नोटबुक में ऐसे बना लेंगे 5 एंड और इधर दे रखा है इसने 3 एंड और यूएसी दे रखा है के विरुद्ध टीआरएनए पर एंटी कोडोन का क्रम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर दो आप। तो देखो 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है एयूजी होगा, 2 में कह रहा है कि एटीजी होगा, 3 में कह रहा है कि जीटीए होगा और 4 में कह रहा है कि जीयूए होगा। इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बनाओ
शाबाश, बहुत अच्छे। इसका करेक्ट आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, शानदार सा दमदार सा क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। देखो बच्चों, किसकी बात कर रहा है? टीआरएनए की बात कर रहे हैं। जब मैं इसका बनाने की कोशिश करूं एक बार के लिए, देखो इसको ऐसे समझो, जैसे अपने पास में क्या पड़ा है, यहां पर यू पड़ा है ना। देखो यू की बात कर लेते हैं, तो देखो यहां पर जब यू की बात करते हैं तो इसके सामने क्या आ जाएगा अपने पास में? थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आता है। थाइमिन के स्थान पर क्या आता है? यूरेसिल आता है। एक बार के लिए एडेनिन अपने पास में ये, और यहां पर अपने पास में क्या आ गया? ग्वानिन आ गया। क्या गया अपने पास में? ग्वानिन आ गया। लेकिन एडेनिन देखो, थाइमिन नहीं होगा इसके अंदर। अब हम किसको लेना की कोशिश करेंगे? देखो यहां पर बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो इतना शानदार क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करना ही पड़ेगा आपको। देखो अपने पास में क्या बन गया? जी बन गया। और हम बात किसकी कर रहे हैं? आरएनए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए की। तो देखो यहां पर अपने पास में क्या सीक्वेंस बनने वाली है, ध्यान से समझना। और देखो अपने पास में क्या बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन अगला किसकी बात कर रहा है? 3 एंड के टीआरएन एंटीकोडोन की बात कर रहा है। तो बच्चों इस क्रम से पढ़ना पड़ेगा GUA। तो देखो अपने पास में 5 एंड की तरफ से चलते हैं। देखो 5 एंड यहां पर है, तो देखो GUA बन जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आप दिमाग लगाएंगे ना थोड़ा सा, तो इसको करेक्ट आंसर बिल्कुल निकाल लेंगे। और इसको भूलना नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नोट्स में कॉपी में डालना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आनुवंशिक पदार्थ के लिए न्यूक्लिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रैंकलिन ने किया था, मिस्चर ने किया था। जिसका पूरा नाम लिखना चाहे तो फ्रेडरिक मिस्चर लिख सकते हो। क्या लिखोगे? फ्रेडरिक मिस्चर लिख सकते हो। चारगाफ ने किया या फिर मेंडल ने किया? न्यूक्लिन शब्द किसने दिया था? शाबाश, बताना सारे बच्चों को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हो। तो पस सेल से मवाद कोशिकाओं से मिस्र नामक वैज्ञानिक ने ही किसको? न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया था और न्यूक्लिन नाम दिया था बच्चों। और अपने पास में, और हाँ याद रखना कौन सी सेल की बात कर रहा हूं मैं? पस सेल की। बच्चों कौन सी कोशिका की बात कर रहा हूं मैं? मवाद कोशिका की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और न्यूक्लिक एसिड की खोज करता है और न्यूक्लिन नाम दे देता है, तो अपने पास में 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक नाइट्रोजनी क्षारक किसके OH से जुड़ा होता है? मैं कहता हूं जिस भी बच्चे ने डीएनए और आरएनए की संरचना को पढ़ लिया और जिसके दिमाग में उसका डीएनए है और उसको पता है कि पेंटोस श्रृंखला किसके साथ में जुड़ी होती है, पेंटोस श्रृंखला के पहले कार्बन पर कौन जुड़ा होता है, दूसरे कार्बन पर कौन है, तीसरे चौथे पांचवें कार्बन पर कौन है, बिल्कुल धमाका करने वाला है। देखो 2 नंबर कार्बन पंच शर्करा, 3 कार्बन पंच शर्करा, 5 कार्बन या फर्स्ट कार्बन पंच शर्करा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दो भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक नाइट्रोजनी क्षारक किसके OH से जुड़ता है? कौन से कार्बन से जुड़ता है नाइट्रोजनी क्षारक? बच्चा याद रखना, भूल मत जाना, गलती हो जाएगी लाडले, गलती हो जाएगी। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 56 डिग्री प्रिपरेशन कर रहे हैं, 56 में से 56 नंबर लाने, 56 अब वो 56 लेकर के आने, पूरे में से पूरे नंबर का धमाका करना है। तो यहां पर अपने पास में करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो कहानी को क्या कहना चाहता है। ई कोली जीवाणु में 4 गुणा 10 की घात 6 बेस युग्म यानी बीपी की बात कर रहा है बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको घोल करके पीना। इतना शानदार क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से उठाया है मैंने आपके लिए, आपको एक पाउच के रूप में देकर के जाऊंगा। ये रेप्लिकेट की प्रक्रिया 18 मिनट में पूरा कर लेता है। इस प्रकार बहुलकीकरण की औसत दर क्या होती है? एक क्वेश्चन तो बोर्ड बच्चे याद रखेंगे। ई कोली जीवाणु की जब बात करेंगे हम, ई कोली जीवाणु जो होता है ना बेटा, प्रतिकृति की बात करते हैं, रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो वो 18 मिनट में पूरा करता है। कितने मिनट में पूरा करता है? 18 मिनट में, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ है, 2000 बेस प्रति युग्म, 3000 बेस प्रति युग्म। देखो याद रखना 3000 बेस युग्म प्रति सेकंड के हिसाब से वो काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। मानव जीनोम एवं डीएनए फिंगरप्रिंट में आनुवंशिक मानचित्र बनाने का आधार क्या है? 2 करेक्ट आंसर। यदि आपने फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ लिया और मानव जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लिया यानी HGP पढ़ लिया, तो आप इसका करेक्ट आंसर दो। शाबाश, बहुत ही शानदार। नया क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए। डीएनए क्रमों में बहुरूपता का पाया जाना, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता का पाया जाना, HNRNA हेटेरोजीनियस, देखो हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए का पाया जाना, और या फिर आरएनए क्रमों में बहुरूपता का पाया जाना।
बिल्कुल लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ डीएनए फिंगरप्रिंट के अंदर। बेटा याद रखना, इसका करेक्ट आंसर अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन होगा, डीएनए बहुरूप कर्मों में, डीएनए कर्मों में बहुरूपता का पाया जाना। अब देखो अगला क्वेश्चन। बिल्कुल आज के इस सेशन में हम चर्चा कर चुके हैं कि मूल सेंट्रल डोगमा का पूर्ण प्रवाह चित्र क्या है। यहां पर आपके सामने देखो ये लिखा हुआ है डीएनए, ये अपने पास में देखो ए लिखा हुआ है, यहां पर ये अपने पास में बी लिखा हुआ है, ये एमआरएनए है और ये सी है और डी। आपको ए बी सी डी की पहचान करनी है बच्चों। तो देखो 1 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि ए प्रतिकृतिकरण है, बी अनुलेखन है, सी पारक्रमण है और डी प्रोटीन है। ठीक है सर जी, बहुत अच्छा। 2 नंबर में कह रहा है कि ए रूपांतरण है, 3 में कह रहा है कि प्रतिकृतिकरण है, अनुलेखन है, रूपांतरण है और प्रोटीन है। ठीक है सर जी। 4 में कह रहा है कि पारक्रमण है, रूपांतरण है, प्रतिकृतिकरण है और प्रोटीन है। अब सेंट्रल डोगमा सिद्धांत की यदि सीक्वेंस याद है, इस क्वेश्चन की खोपड़ी तोड़ देने वाला काम हर स्टूडेंट करने वाला बच्चा। देखो जब डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसका मतलब देखो ए जो है वो प्रतिकृतिकरण तो है, तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन को तो कर दो डिलीट। कर दिया सर जी। अब अपने पास में कौन कौन बचा, एक तो बच गया 1 नंबर ऑप्शन और एक बच गया अपने पास में 3 नंबर ऑप्शन। अब बी क्या है, तो यहां पर आपको पता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन है यानी अनुलेखन है। तो देखो मेरे लाडले, यहां पर भी लिखा हुआ अनुलेखन और यहां पर भी लिखा हुआ है अनुलेखन। भाई बात तो ठीक है, बात तो क्या ठीक है यहां तक तो। अब कह रहा है कि सी की पहचान करो, देखो सी यहां पर है। तो एमआरएनए क्या काम करता है, ट्रांसलेशन, अनुवादन, रूपांतरण। भाई रूपांतरण कहीं है क्या, बिल्कुल है सर जी। कहां घूम रहे हो, कहां घूम रहे हो, 3 नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। और डी अपने पास में पता ही है कि एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर, यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग का निम्न में से सही क्रम कौन सा है। अब डीएनए की पैकेजिंग के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। क्या कहता है, पहले डीएनए, फिर क्रोमेटिन, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर क्रोमोसोम। डीएनए, न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम और क्या कह रहा है कि क्रोमेटिन। डीएनए, न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन और क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम और डीएनए और क्रोमोसोम और ये दिया हुआ है। देखो बेटा मैं बात कर लेता हूं आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचा करके जा रहा हूं। जब जब डीएनए की पैकेजिंग की बात किया जाएगा, किसकी बात किया जाएगा, डीएनए की पैकेजिंग की बात करते हैं, डीएनए की पैकेजिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। देखो डीएनए की पैकेजिंग बच्चों न्यूक्लियोसोम के रूप में होती है। पहला बात तो आपको ये याद रखना है, यूकेरियोटिक कोशिका के डीएनए की, ये और जोड़ देता हूं मैं यहां पर, कौन सी कोशिका की, यूकेरियोटिक कोशिका के डीएनए की पैकेजिंग किसके रूप में होती है, न्यूक्लियोसोम के रूप में। बच्चों जब ये 6 न्यूक्लियोसोम मिल जाते हैं तो एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं जिसका नाम होता है सोलेनोइड। क्या होता है, सोलेनोइड, ठीक है ना। और इन सोलेनोइड से किसका निर्माण हो जाता है, क्रोमेटिन का। किसका हो जाता है, क्रोमेटिन का। ठीक है सर जी, ये तो हमें याद हो जाएगा, क्रोमेटिन का। ये लो साहब, किसका निर्माण करना आपको, क्रोमेटिन का, कर दिया साहब। और क्रोमेटिन से किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम का। किसका होता है, क्रोमोसोम का। अब देख लो किस सीक्वेंस में ये लिखे हुए हैं सारे के सारे। तो देखो बेटा मैं बात कर लेता हूँ, डीएनए तो सब जगह, यहां तो हम कंफ्यूज नहीं हो सकते। क्रोमेटिन पहले नहीं हो सकता, क्रोमोसोम नहीं हो सकता। बच गए अपने पास में 2 नंबर और 3 नंबर। चलो ठीक है, डीएनए, इसके बाद में क्रोमोसोम पहले नहीं आ सकता, हो गया अपने पास में 3 नंबर ऑप्शन, हो गया अपने पास में 3 नंबर ऑप्शन। हाँ हालांकि यहां पर सोलेनोइड गायब है, तो देखो क्या होगा, डीएनए तो बिल्कुल डीएनए, न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन क्रोमेटिन, क्रोमोसोम क्रोमोसोम। निकालोगे ना ऐसे, ये दमदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। आज के इस सेशन का लास्ट का क्वेश्चन एक धमाका करके जा रहा हूं, हर एक बच्चे को दिमाग लगाना है। एनसीईआरटी की बीच की लाइनों से मैंने आपके सामने बना करके रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हम 4 क्वेश्चन हल करने वाले बच्चा आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर, और इस चैप्टर का एमसीक्यूज का अंतिम क्लास है ये। 2 ही पार्ट डाले मैंने, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, और इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन सिखा करके जाऊंगा। रट्टा लगाना नहीं भूलना है। यहां पर क्या कह रहा है कि मिलान कीजिए, मैचेज करना आपको। देखो क्या कह रहा है, एसएनपीएस, इसके सामने लिखा 3164.7 मिलियन, क्रोमोसोम फर्स्ट के जीन 1.4 मिलियन, मानव जीन की कुल संख्या 30,000 और मानव जीनोम के कुल देखो न्यूक्लियोटाइड 2,968।
इनमें से किसको जानते हो आप, उसमें टिक मार्क कर दो और आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा भाई साहब, बिल्कुल आ जाएगा भाई साहब। दिमाग लगा लो यहां पर कौन सा करेक्ट होने वाला है, एक धमाका कर दो यहां पर, बिल्कुल बिल्कुल धमाका करना बच्चा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां पर देख पा रहे हैं सर जी, कंफ्यूज करने की आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा, SNP का मतलब होता है 1.4 मिलियन, और क्रोमोसोम नंबर जो फर्स्ट लिखा हुआ है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट के जीन, तो आपको पता होना चाहिए क्या लिखना चाहता है अगला, यानी 2968, और मानव जीनोम की कुल संख्या 30,000, और न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो अपने पास में 3164.7 मिलियन हो जाएगा। इस प्रकार से एक नंबर के अंदर अपने पास में क्या आ रहा है, एक नंबर में अपने पास में क्या आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है ए में, और बी के सामने अपने पास में बच्चा क्या बन रहा है, यहां पर 4 नंबर बन रहा है, ठीक है सर जी बिल्कुल, और सी के सामने बच्चा पार्टी यहां पर क्या बन रहा है अपने पास में 3 नंबर, और डी के सामने क्या बन गया सर जी 1 नंबर। ये क्वेश्चन आपके सामने है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमने एमसीक्यूज के माध्यम से अपना एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन टॉपिक था, यानी टॉपिक का नाम था वंशागति का आणविक आधार, बेसिक देखो क्या था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ए इनहेरिटेंस, बहुत ही अच्छा टॉपिक था बच्चा ये, और इसमें हमने 2 पार्ट जान लिए, और उन एमसीक्यूज के माध्यम से हमें यह पता चल गया कि अपना कौन सा पोर्शन जो है अभी कमजोर है, उसकी आपको बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी क्लास की प्रिपरेशन करनी है। एक बार फिर हम 2 पार्ट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही पूरी बुक को कवर कर लेंगे, इसके बाद में और दिमाग लगा करके शानदार एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आएंगे। लगातार चैनल के साथ में जुड़ना नहीं भूलना है, लगातार जुड़ना है आपको, सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना भी नहीं भूलना है, लाइक वाले बटन को जरूर दबाना है। इतने दमदार क्वेश्चन बच्चा आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, यदि आप लाइक वाला बटन दबाते हैं, सपोर्टिंग करते हैं, तो मुझे ये लगेगा कि ये जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, और आप इसमें रुचि के साथ में जुड़ते हैं तो और बेहतरीन एनर्जी के साथ में शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के सेशन को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अच्छा प्रिपरेशन कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स ए लॉट।